नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। देश ने 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को आज मिलेगा भारत निर्मित कोविशील्ड टीका और सरकार तथा किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आज सुबह 10:30 बजे असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1994 में तेजपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज के दीक्षांत समारोह में पिछले साल पास हुए 1218 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। डिग्री प्राप्त करने वालों में से विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के 48 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कॉन्वोकेशन को कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए ब्लेंडेड मोड में आयोजित किया जाएगा। सिर्फ पीएचडी लेने वाले छात्रों और गोल्ड मेडलिस्ट को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री और गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और बाकी छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा वर्चुअल मोड से प्रदान किया जाएगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कोविड टीकाकरण कर्मियों और टीका लगवा चुके लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। बातचीत में शामिल लोग प्रधानमंत्री के साथ टीकाकरण के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों, राजनीतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के सुचारू रूप से संचालन के लिए लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने बताया कि अब तक देश में 18,159 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। श्री अगनानी ने बताया कि कोविन सॉफ्टवेयर को और बेहतर बनाकर उसमें नए फीचर्स जोड़े गए हैं। कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने नया प्रावधान जो किया है वो हमने 1 से अधिक सेशन साइट का प्रावधान, एक सेशन साइट पर 1 से अधिक सेशन आयोजित करने का प्रावधान और साइट लोकेशन को परिवर्तित करने को अलाउ किया है। और इसमें जो प्लानिंग और शेड्यूलिंग है सेशन की पूरे सप्ताह की, उसको इनेबल किया गया है। और बेनिफिशियरीज की सेफ्टी के लिए हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन को वैक्सीनेटर मॉड्यूल के साथ टैग करने का प्रावधान किया है। श्री अगनानी ने कहा कि 16 जनवरी को टीकाकरण के बाद एक व्यक्ति को रक्तस्राव की शिकायत हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी समस्या टीका लगने से संबंधित नहीं है। राजस्थान में उदयपुर में एक व्यक्ति को गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल उदयपुर राजस्थान में भर्ती कराया गया है, जिन्हें 16 जनवरी को टीका लगाया गया था और उनको इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण 30 तारीख से अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह प्रकरण वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अब तक करीब 10 लाख लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके दुष्प्रभाव सामने आए हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा
कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग उन टीकों के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इस टीके को लेकर झिझक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन तय किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 15 फरवरी से शुरू होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश में टीकाकरण से छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को आज कोरोना का टीका लगाने के लिए 1500 बूथ बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय यहां 10,50,000 से अधिक वैक्सीन मौजूद हैं, जिनसे स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अगले 3 दिनों में केंद्र द्वारा कोविड-19 की 18 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की खेप उपलब्ध हो जाएगी। उधर राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 195 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 385 कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो गए। अब तक 5,81,509 कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,717 रह गई है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में अब तक 38,600 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कल 10,500 व्यक्तियों को 140 टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त डोज उपलब्ध हैं। प्रदेश में पहले 5,06,000 डोजेज प्राप्त हुए थे, अब 4,31,000 डोजेज और प्राप्त हो गए हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर निरंतर कम होती जा रही है। कल कोविड के 301 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 704 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड के नए मामलों की संख्या निरंतर कम हो रही है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.17% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान जोरों पर है। गुजरात में कल 12,487 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 33,951 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 471 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक संक्रमण के 2,57,513 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,47,950 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 727 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के सबसे अधिक 95 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 91 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 5,491 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 52 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल एक मरीज की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,372 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारत वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को कोरोना के टीके की आपूर्ति कर रहा है। इस कड़ी में सेशल्स, मॉरिशस और म्यांमार को भेजी गई टीके की खेप आज पहुंच जाएगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक है। दुनिया के अनेक देशों ने कोरोना वायरस के टीकों की सप्लाई के लिए भारत से संपर्क किया है और ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने सेशल्स को कोविशील्ड कोरोना टीकों की 50,000 खुराक की खेप भेजी है। सेशल्स हिंद महासागर के 4 देशों में से अकेला देश है जिसे भारत सरकार की सहायता के कार्यक्रम के अंतर्गत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीका मिलेगा। सेशल्स में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं और इस प्रकार टीके की 50,000 खुराक से वहां की कम से कम 25% आबादी को फायदा होगा। कोविशील्ड टीके की 1 लाख खुराक की खेप मॉरिशस भी पहुंचने वाली है। भारत के सागर दृष्टिकोण में मॉरिशस भी शामिल है। लगभग 13 लाख आबादी वाला देश मॉरिशस मुख्य रूप से विदेशी व्यापार, पर्यटन और आतिथ्य संबंधी उद्योग पर निर्भर है।
मॉरिशस की सरकार की ओर से भारत को टीकों की आपूर्ति का अनुरोध किया गया था। भारत की ओर से म्यांमार के लिए कोविशील्ड टीके की 15 लाख खुराक की खेप भेजी गई है। भारत सरकार की ओर से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस टीके को प्राप्त करने वाले शुरुआती देशों में म्यांमार भी एक है। म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी है, जिसकी सीमाएं जमीन तथा समुद्र के जरिए भारत से मिलती हैं। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड टीके की 10 लाख खुराक उपहार के तौर पर नेपाल को दी है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारत के लिए दिए टीके 10 दिन के भीतर स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को लगाए जाएंगे। भारत ने कोविशील्ड टीके की 1.5 लाख खुराक भूटान को और 1 लाख मालदीव को भी भेजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड महामारी से लड़ने में नेपाल के लोगों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। वे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को ट्विटर पर उत्तर दे रहे थे, जिन्होंने श्री मोदी और भारत के लोगों को टीकों की 10 लाख खुराक के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनाए जा रहे टीकों से इस महामारी को रोकने के वैश्विक प्रयासों में भी मदद मिलेगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस महीने की 19 और 20 तारीख को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस, मोरक्को, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका के लोगों को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के कर्मचारी, टीके के शीत भंडारण से जुड़े कर्मचारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 5.5 घंटे के प्रशिक्षण में कोविड महामारी और टीका दिया जाने के स्थल की तैयारी और कोविड टीकाकरण के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,65,000 से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में मरीजों की कुल संख्या 1,92,000 है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर काफी कम है। देश में अब तक 1,52,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक कुल 18 करोड़ 93 लाख लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.22% तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 1,15,989 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। इस समय 1,032 रोगियों का इलाज चल रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड में कोविड-19 से रिकवरी दर हर रोज बढ़ रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी कोविड-19 की वजह से फेफड़ों में हुए गंभीर संक्रमण के बाद ठीक हो रहे हैं। श्री महतो का कोविड-19 संक्रमण के बाद फेफड़ों का प्रत्यारोपण भी हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति में अभी काफी सुधार है। रांची में संवाददाताओं को एमजीएम अस्पताल चेन्नई के विशेषज्ञों ने बताया कि फेफड़े का प्रत्यारोपण कोविड-19 से गंभीर फाइब्रोसिस का सामना कर रहे रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिनके फेफड़े में संक्रमण की वजह से उन्हें श्वसन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 136 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं, जबकि 67 नए मामले सामने आए हैं। राज्य भर में 52 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आज कोविड टीकाकरण अभियान का 5वां दिन आयोजित किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। देश ने 10 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका लगाने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को आज मिलेगा भारत निर्मित कोविशील्ड टीका। और सरकार तथा किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में अगले दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 41 किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने पर 1.5 साल तक की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।
हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांग पर टिके हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 1 लाख से भी अधिक आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 41 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 70 लाख आवासों के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 52वीं बैठक में 1,68,606 नए आवासों को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों से इस योजना को तेजी से लागू करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अगस्त 2022 तक देश के हर नागरिक को मकान उपलब्ध करा देगी। उन्होंने ये बात कल अहमदाबाद में शिलान्यास पर एक रेलवे ओवर ब्रिज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता को समर्पित करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि सरकार शहरी और ग्रामीण आवासीय परियोजनाओं पर इस तरह अमल कर रही है जिससे 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 10 करोड़ आवासीय इकाइयां पहले ही किफायती दर पर लोगों को उपलब्ध करा दी हैं। श्री शाह ने कहा कि 13 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा शहर के बाहरी हिस्से में हुनसोदू गांव के नजदीक बीती रात एक पत्थर खदान के पास हुए विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये विस्फोट जिलेटिन की छड़ों के कारण हुआ और इसके कारण कई घरों को भी नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार जिलेटिन की छड़ों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा था। उसी समय हुनसोदू गांव के पास ये विस्फोट हुआ। इस दौरान पत्थर तोड़ने के काम में लगे 6 मजदूरों की जान चली गई। तेलंगाना में नलगोंडा जिले के अंगड़ीपेट में एक ऑटो रिक्शा के मालवाहक ट्रक से टकरा जाने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 घायल हो गए हैं। मृतकों में अधिकांश महिलाएं और कृषि मजदूर थे। वे सभी देवराकोंडा मंडल के चिंतल बवावी तंडा के रहने वाले थे और पास के गांव से खेती का काम करके लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार ऑटो रिक्शा चालक एक मोड़ पर विपरीत दिशा से आ रही एक एसयूवी वाहन से बचने के प्रयास में दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से सामने से टकरा गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए अगले 2 से 3 दिन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक होगी और उचित आदेश जारी किए जाएंगे। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है। सरकार ने कहा है कि पहले से ही आरक्षण का लाभ उठा रहे लोगों के लिए पुराने नियमों के तहत आरक्षण जारी रहेगा। राज्य सरकार कमजोर वर्गों को पहले से ही 50% आरक्षण दे रही है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% आरक्षण देने के बाद राज्य में आरक्षण 60% तक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में निर्वाचन आयोग का आज राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। विपक्षी पार्टियों ने आयोग से मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए सभी मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित करने, प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात करने और मतदाता सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया है। 10 राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि उन्होंने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आयोग से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 5 लाख रोहिंग्या के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है।
वामदल और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है। सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था को राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्य प्रशासन को वॉलंटियर और ग्रीन पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने का निर्देश दिया है। पणजी में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में वर्चुअल तरीके से हो रही बैठकों के दौरान फिल्मों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। सिनेमा और संगीत ऐसा ही एक पक्ष है जिसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। संगीत के महारथी हरिहरन ने संगीत और फिल्मों पर अपने विचार काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि जब सिनेमा और संगीत का गठजोड़ होता है तो सभी संवेदनाएं आकर्षित होती हैं। भारत में सिनेमा पर संगीत और नृत्य से भरपूर नाटकों का काफी असर है। उन्होंने कहा कि समकालीन फिल्मों में संगीत में बदलाव हुआ है और समाज में भी बदलाव हुआ है। भारतीय सिनेमा में संगीत के विकास पर टिप्पणी करते हुए संगीतकार विक्रम घोष ने कहा कि जब हमें आजादी मिली तो उस समय फिल्मों में भारतीयता पर बड़ा जोर था, इसलिए दर्शकों के समक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत में निहित भारतीयता की प्रस्तुति की गई। पणजी से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। भारत और बांग्लादेश की ओर से संयुक्त रूप से शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर बनाई जा रही फिल्म बंगबंधु की शूटिंग कल मुंबई में शुरू हुई। फिल्म का मुहूर्त दादा साहब फाल्के चित्रनगरी में किया गया। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह के एक हिस्से के रूप में किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर इस फिल्म के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने इस फिल्म के निर्माण को कला और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के नजदीकी सहयोग के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। भारत दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले कुछ देशों में शामिल रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये संबंध उच्च विश्वास और परस्पर सम्मान को रेखांकित करते हैं। आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने भारत और जर्मनी के बीच संबंधों पर अपने विचार साझा किए। श्री लिंडर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है। United Nations, it was formed in 1948, just right after the Second World War. So the reality, it reflects the situation in 1948. Those were the victorious powers at the time. But still, in the Security Council, there is no African country, there is no Latin American country, there is no India. So this is totally unacceptable. A country with 1.4 billion people not being in the Security Council, this is not possible. इस पूरे साक्षात्कार को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर वर्ल्ड न्यूज कार्यक्रम में आज रात 10:30 से सुना जा सकता है। भारत ने अपने एक पोत के साथ श्रीलंका के एक नौसैनिक जहाज के टकराने से 3 भारतीय मछुआरों और एक श्रीलंकाई नागरिक की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने इस बारे में वहां के विदेश मंत्री के समक्ष भारत का विरोध जताया। नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को भी विरोध पत्र सौंपा गया है। भारत ने मछुआरों से जुड़े मुद्दों से मानवीय तरीके से निपटने पर जोर दिया है। एशिया सहयोग संवाद एसीडी के सदस्य देशों की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय था जीवन व्यतीत करने, कार्य करने या लोगों से मिलने जुलने का नया तरीका और सुरक्षित तथा स्वस्थ पर्यटन। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रीवा गांगुली दास ने किया। सुश्री दास ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए मजबूत बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्ण अभ्यास कल दिल्ली में राजपथ पर होगा। ये अभ्यास सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम पर संपन्न होगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार आज शाम 6 बजे से लेकर कल रिहर्सल के समाप्त होने तक विजय चौक पर यातायात बंद रहेगा।
इस दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर कल दोपहर 12 बजे तक अंदर जाने और बाहर निकलने की मनाही होगी। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। तापमान 7 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। तापमान 23 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हुई। तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में भी आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल घिर जाने की संभावना है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 4 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब विशाल से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों की बात करें तो कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच आज होने वाली बैठक पर जनसत्ता सहित सभी अखबारों की नजर है। अमर उजाला के अनुसार अहम वार्ता से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति ने कल से किसान संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। कोविड टीकाकरण पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, दूसरे चरण में 50 साल या उससे अधिक के सभी जनप्रतिनिधियों को भी टीका लगाया जाएगा। इस चरण में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बारी। दैनिक जागरण लिखता है, आधी दुनिया चाह रही मेड इन इंडिया वैक्सीन। दुनिया के 92 देशों ने वैक्सीन के लिए भारत से किया संपर्क। देश को कोरोना का पहला टीका कोविशील्ड देने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे संयंत्र में आग लगने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स ने इंस्टीट्यूट के सीईओ के हवाले से लिखा है, वैक्सीन के उत्पादन पर असर नहीं। हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड शीर्षक से लिखा है, सेंसेक्स पहली बार 50,000 पार। निफ्टी 14,753 अंक के नए शिखर पर। पत्र ने विशेषज्ञों का आकलन प्रकाशित किया है, 10 साल में 1 लाख का आंकड़ा छू सकता है सेंसेक्स। अमर उजाला ने बताया है, निवेशकों ने 10 महीने में 94,65,000 करोड़ रुपए कमाए। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, भारत और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के इलाके में घुसने का अभ्यास किया। जोधपुर में अभ्यास के दौरान पाकिस्तानी सीमा तक गरजे रफाल सुखोई। पत्र की एक अन्य खबर है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा कमांडो यूनिट में महिलाओं की भर्ती की तैयारी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालते ही पलटी ट्रंप की अहम नीतियां। दैनिक जागरण ने लिखा है, बाइडेन ने संसद भेजा इमिग्रेशन बिल, लाखों भारतीयों को होगा लाभ, ग्रीन कार्ड के लिए कोटा सिस्टम खत्म करने का भी प्रस्ताव। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। देश ने 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को आज मिलेगा भारत निर्मित कोविशील्ड टीका। और सरकार तथा किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।